नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, आज हम लोग बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो कि आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को करेंगे। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट जो हम लोग करने वाले हैं, यह आपको नया बुक आया हुआ है प्लेटफॉर्म का, उसी से हम लोग करने वाले हैं। दोस्तों, इसमें हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन के साथ प्रैक्टिस सेट को करेंगे और इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है कि संप्रभुता राज्य की पूर्णता है, यह किसने कहा है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जीन बोदा। जीन बोदा ने कहा है कि संप्रभुता राज्य की पूर्णता है और फ्रांसीसी विद्वान थे यह जीन बोदा, सर्वप्रथम संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करते हैं। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायत समिति के सदस्य करते हैं। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के बी में पंचायतों के 3 स्तरों का प्रावधान है। कुछ राज्यों में 4 स्तर भी है। यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक होती है तो वहाँ पंचायतों के 3 स्तर कार्य करते हैं, और जिस राज्य की आबादी 20 लाख से कम है उन राज्यों में 2 स्तरीय पंचायती राज होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजमन्नार समिति रिपोर्ट। राजमन्नार समिति रिपोर्ट का संबंध जो है वह केंद्र राज्य संबंधों से है और 1969 में तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने हेतु डॉक्टर पीवी राजमन्नार की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संघ एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन। संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता, संविधान की सर्वोच्चता, लिखित संविधान, संघ राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका आदि है संघीय सरकार का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि कल्याणकारी राज मूलतः संश्लेषण है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उदारवाद और समाजवाद का। राज्य प्रशासन जो लोक कल्याण पर आधारित हो उसे कल्याणकारी राज्य कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग 1। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है और महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 245 तथा अनुच्छेद 246। भारतीय संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 263 तक केंद्र राज्य संबंधों के विधायी एवं प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि किस देश के बारे में यह कहा गया है कि यहाँ कोई संविधान नहीं है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन के बारे में यह कहा गया है कि यहाँ कोई संविधान नहीं है और ग्रेट ब्रिटेन विश्व का इकलौता देश है जिसके संविधान का निर्माण न तो किसी योजना अनुसार हुआ है और न ही इसे लिखित स्वरूप दिया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा 9 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत में संघ सूची का नहीं है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा जो है यह आपको संघ सूची का विषय नहीं है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज सूची एवं समवर्ती सूची का प्रावधान है और 1976 से पूर्व शिक्षा जो है वह राज सूची का विषय था।
42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में प्रविष्ट किया गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म जो दे रहा है यह सही नहीं है। मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म पुस्तक के लेखक अमिताभ भट्ट है। अमिताभ भट्ट हो जाएंगे इसके लेखक, आपको मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म के लेखक अमिताभ भट्ट। और राम मनोहर लोहिया विल टू पावर सही है। एम के गांधी हिंद स्वराज और कार्ल मार्क्स दास कैपिटल। और ऑप्शन नंबर ए जो है वह गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी ओर इंगित करता है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 38। संविधान का अनुच्छेद 38 जो है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। और भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। और संविधान का सामाजिक आर्थिक दर्शन भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री, 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नियुक्त होते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन किया जा सकता है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 359 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में सहभागी हो सकता है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायाधीश संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में सहभागी हो सकता है। और संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायाधीश पद की व्यवस्था की गई है। और महान्यायाधीश देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गए थे। निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गए थे। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर आज़ाद। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतियों के द्वारा 9 अगस्त 1925 को काकोरी रेलवे स्टेशन के पास 8 डाउन ट्रेन को रोककर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। और यही घटना जो है वह काकोरी ट्रेन लूटकांड कहलाती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि हम्पी में स्मारकों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था। और हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक जो थे वह कृष्णदेव राय थे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित नायकों में से कौन इस्लाम से प्रभावित थे। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नामदेव। नामदेव महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाया था। और नामदेव ने वारकरी परंपरा को लोकप्रिय बनाया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कह रहा है कि इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं थे। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के उदारवादी नेता थे। और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपिल के द्वारा। सांख्य दर्शन कपिल मुनि के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। सांख्य दर्शन जो है वह सबसे प्राचीन दर्शन है। और इसके तहत सर्वप्रथम प्रकृति की महत्ता पर बल दिया गया था। ऑप्शन नंबर
और कुछ इसके बारे में बता देते हैं। एक न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन के प्रतिपादक जो है वह गौतम के द्वारा हुआ था, जो कि ऑप्शन ए में दे रहा है। और योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कह रहा है कि गुप्त शासकों के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसको हम लोग रूपक कहते थे। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था में मुद्रा और व्यापार वाणिज्य में ह्रास हुआ था, परंतु कृषि अर्थव्यवस्था में प्रसार हुआ था। और सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जो है वह गुप्त शासकों ने जारी की थी। और गुप्त शासकों के द्वारा जारी स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि वह इतावली यात्री जिसमें विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक व विस्तृत वर्णन किया है वह इतावली यात्री जिसमें विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है वह है 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था और देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 तुर्की धनुधारियों को भी शामिल किया था, यानी कि 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु अर्जुन देव जो आदि ग्रंथ दे रहा है यह आपका सही सुमेलित है। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने 1604 में आदि ग्रंथ का संकलन किया था और आदि ग्रंथ में गुरु नानक देव ने सूफी संत के बाबा फरीद के वचनों का संकलन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको मणिपुर में प्रारंभ हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर में जनजाति समाज के लोगों ने यदुनाग नागा के नेतृत्व में जिया तरंग आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो मराठा युद्ध दे रहा है यह सही नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस मराठा युद्ध से सम्मिलित नहीं थे। आपको भारतीय इतिहास में 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध वारेन हेस्टिंग के समय में 1775 से 82 में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वो 1803 से 5 तक में लॉर्ड वेलेस्ली के समय हुआ था। और लॉर्ड हेस्टिंग के समय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 तक आपको तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। और देख लेते हैं ऑप्शन। हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध सही है, लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध सही है और लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध सही है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 25 में कह रहा है कि कान्यकुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको कन्नौज का प्राचीनतम नाम है। कन्नौज भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित शहर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय जो है मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। मौर्य काल में कृषि का अध्यक्ष सीता अध्यक्ष कहलाता था और मौर्य प्रशासन के शीर्ष अधिकारी तीर्थ जिनको हम लोग महामात्य कहलाते थे और ऐसे अधिकारियों की संख्या 18 थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको कह रहा है कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए कूट से उन्हें सही कालानुक्रम में चयन करना है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहले हमको गांधी इरविन समझौता, उसके बाद भगत सिंह को फांसी, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन और अंत में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो हुआ था 29 मार्च 1931 को हुआ था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच आयोजित किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको कह रहा है कि तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर, बीदर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। तालीकोटा बन्नीहट्टी राक्षसी तंगड़ी का युद्ध
23 जनवरी 1565 को हुआ था और इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया तथा विपक्षी 4 राज्यों की संयुक्त सेना का नेतृत्व बीजापुर के शासक अली आदिल शाह ने किया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1913 में दिया गया था और इन्हें गीतांजलि नामक पुस्तक की रचना के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में आपको कह रहा है कि भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश राज्य में। भारत में भूदान आंदोलन का जनक विनोबा भावे हैं और विनोबा भावे के द्वारा 18 अप्रैल 1951 ईस्वी को आंध्र प्रदेश के नालगोंडा क्षेत्र के पोचमपल्ली गांव से इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में आपको कह रहा है कि 4D 5P 5F तथा 6P कक्षक घटती ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं, सही विकल्प है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में आपको कह रहा है कि ओजोन अणु के कोणीय आकृति में सिग्मा और पाई आबंध कितने होते हैं। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 सिग्मा और 1 पाई आबंध होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि निम्नलिखित द्रवों में किसका पृष्ठ तनाव अधिक है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी H2O। H2O का पृष्ठ तनाव अधिक है। जल के अणुओं के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल का मान अधिक होता है जिसके कारण इसका पृष्ठ तनाव अधिक होता है और अणुओं के बीच लगने वाले संसंजक बल के कारण द्रवों में पृष्ठ तनाव का गुण होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि एक गैस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड आदर्श गैस नियम का सर्वाधिक पालन किस दशा में करेगा। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उच्च तापों एवं निम्न दाबों पर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन 35 कह रहा है कि जल की अस्थायी कठोरता हटाने के लिए प्रयुक्त विधि है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्लार्क विधि। जल की अस्थायी कठोरता हटाने के लिए प्रयुक्त विधि क्लार्क विधि है। जल में मैग्नीशियम और कैल्शियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण अस्थायी कठोरता पाई जाती है। जल को उबाल कर या क्लार्क विधि के द्वारा अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में आपको पदार्थ दिया हुआ है और उसका प्रक्रम है यानी कि सूची 1 और सूची 2 के साथ उनके निर्माण काम लाए जाते हैं। सुमेलित कीजिए, सही विकल्प को चुनना है। इसमें 35 का राइट आंसर हो जाएगा, माफ कीजिएगा 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो हो जाएगा वो आपको संपर्क प्रक्रम हो जाएगा। उसके बाद इस्पात यानी कि स्टील जो है वह बेसमेकर प्रक्रम, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वह आपको लिवलांक प्रक्रम और अमोनिया जो है वो हैबर का प्रक्रम हो जाएगा यानी कि 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में आपको कह रहा है कि निम्न में अनावश्यक अमीनो अम्ल है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एलानीन। एलानीन जो है अनावश्यक अमीनो अम्ल है। वे अमीनो अम्ल जो मानव शरीर हेतु अनावश्यक है, ऐसे अम्लों की संख्या 11 है जिसमें शर्त आधारित अनावश्यक अमीनो अम्ल 6 एवं अनावश्यक अमीनो अम्ल 5 है और आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या 9 है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि जैव निम्नकरणीय बहुलक है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नायलॉन 2 और नायलॉन 6। जिन प्राकृतिक बहुलकों का जीवाणुओं द्वारा अपघटन हो जाता है वह जैव निम्नकरणीय बहुलक कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन 39 कह रहा है कि किसी तत्व यानी कि पृष्ठ का किसी द्रव से गीला होना मुख्यतः निर्भर करता है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पृष्ठ तथा द्रव के बीच स्पर्श कोण पर। पृष्ठ तथा द्रव के बीच स्पर्श कोण पर जो है किसी सतह यानी कि पृष्ठ का किसी द्रव से गीला होना निर्भर करता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं
क्वेश्चन नंबर 40 में आपको कह रहा है कि एक चालक को कुछ आवेश दिया जाता है तो उसका विभव 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संपर्क चालक पर समान होगा। एक चालक के कुछ आवेश दिया जाता है तो उसका विभव जो है वो संपर्क चालक पर समान होगा। एक चालक के अंदर विद्युत स्थैतिक क्षेत्र शून्य होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परिपथ सुरक्षा युक्ति के रूप में कार्य करता है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्यूज जो है वह परिपथ जो है सुरक्षा युक्ति के रूप में कार्य करता है। फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। फ्यूज के तार का प्रतिरोध उच्च तथा गलनांक जो है निम्न होता है। फ्यूज के तार में सीसा 37% तथा टीन जो है 63% का प्रयोग होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 42 में कह रहा है कि वैद्युत प्रतिरोधों के लिए किरचॉफ के पहले और दूसरे नियम परिणाम हैं। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रमानुसार विद्युत आवेश और ऊर्जा के संरक्षण के। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत दिशा में गति कर रहा है, तब 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कण की चाल अपरिवर्तित रहेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। 44 कह रहा है कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक ही कला में और परस्पर लंब दिशाओं में होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि इंद्रधनुष के संदर्भ में गलत उत्तर चुनिए। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई प्रेक्षक इंद्रधनुष तब देख सकता है जब सूर्य उसके सामने हो। यह आपका जो है उत्तर गलत इसका हो जाएगा। इंद्रधनुष सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण, अपवर्तन और परावर्तन का संयुक्त प्रभाव है। यह सही है। जब किसी जल की बूंद में प्रकाश की किरणें 2 बार आंतरिक परिवर्तन करती है तो कोई द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है, यह भी सही है। और द्वितीयक इंद्रधनुष में वर्णों का क्रम उत्क्रमित हो जाता है, यह भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है वह गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि कौन सी घटना प्रकाश की कणीय प्रकृति को दर्शाती है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव। प्रकाश का कणीय सिद्धांत न्यूटन ने दिया था, जिसे प्रकाश विद्युत प्रभाव की सहायता से आइंस्टीन ने सिद्ध किया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 47 में कह रहा है कि 1 MeV ऊर्जा वाले एक प्रोटॉन का संवेग kg मीटर प्रति सेकंड में होगा। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 × 10⁻22। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 48 में कह रहा है कि साउथर्न ब्लाटिक द्वारा की जाती है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डीएनए खंड की पहचान हेतु डीएनए या आरएनए प्रोब द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह टाइफाइड के जांच के लिए विडाल परीक्षण किया जाता है। टाइफाइड रोग साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। यह रोग प्रदूषित जल रोगी के मलमूत्र या थूक के द्वारा फैलती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कि न्यूक्लियोसाइड है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है कि अग्रपुंज पाए जाते हैं। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्राणु में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। 52 में कह रहा है कि जुकाम होता है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइनो विषाणु से। जुकाम श्वास नली को प्रभावित करता है तथा खांसने या छींकने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैलता है। और राइनो वायरस की 3 जातियां हैं, राइनो वायरस ए, राइनो वायरस बी और राइनो वायरस सी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि मुर्राह, सुरती और मेहसाना किसकी प्रजाति है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको भैंस की प्रजाति है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 54 में कह रहा है कि निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि ड्रोसेरा और
नेपनेथिस जो है, नेपनेथिस, यह दोनों जो है कीटभक्षी पौधा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के वाहक बल है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के वाहक बल है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य की ऊर्जा। जीव जंतु और वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है और पारिस्थितिकी तंत्र के भौतिक इकाई को पारितंत्र कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 56 में कह रहा है कि एबिसिनिया राइजोफोरा और एट्रीफ्लेक्स है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको हैलोफाइट है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है कि भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत नहीं है। आईडीबीआई बैंक की स्थापना जुलाई 1964 में हुई थी और वर्ष 2004 में इसका हस्तांतरण वाणिज्यिक बैंक कंपनी के रूप में हुआ। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि यदि मांग की आय लोच अधिक हो तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर की दरों को बढ़ा देना चाहिए। मूल्य में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन को मांग की लोच कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है कि हरित सकल राष्ट्रीय आय है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें पर्यावरण संरक्षण का लेखा भी किया गया है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण का लेखा भी किया गया है, आपका हरित सकल राष्ट्रीय आय है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में आपको कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में रिजर्व मुद्रा बढ़ेगी यदि 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व बैंक के पास शुद्ध विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ जाए। नेक्स्ट देख लेते हैं 61 में कह रहा है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का सही अवधि क्या है। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1969 से 74 थी और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अशोक रुद्र तथा एलन एस मानेत के द्वारा तैयार ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का उद्देश्य अस्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 62 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिक फील्डर जो फ्रांस दे रहा है यह सुमेलित नहीं है। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया की गर्म स्थानीय पवन है और ब्लिजार्ड जो है कनाडा सही है, हरमंडन नाइजर सही है और पैम्पेरो अर्जेंटीना सही है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 63 में कह रहा है कि पोर्ट ब्लेयर स्थित है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको दक्षिणी अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट देख लेते हैं 64 में कह रहा है कि बाणसागर परियोजना स्थित है। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह सोन नदी पर स्थित है। बाणसागर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो सोन नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 65 में कह रहा है कि भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपको कैलिडोनियन युग में। भारत में अरावली पर्वत का निर्माण कैलिडोनियन युग में हुआ था और कैलिडोनियन पर्वत का निर्माण सिलूरियन, डिवोनियन तथा पर्मियम युगों में हुआ है और भारत के महादेव तथा सतपुरा पहाड़ियों का सृजन भी इसी काल में हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 66 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोटवार जो कुमाऊं हिमालय दे रहा है यह सुमेलित नहीं है। पोटवार का पठार पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावलपिंडी और झेलम के क्षेत्र में विस्तृत है और पीर पंजाल लघु हिमालय सही है। केटू काराकोरम ये भी सही है और करेवा जो है कश्मीर घाटी ये भी आपका सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं 67 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पर्यावरण की तुलना यातायात पुलिस से की थी। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेलर ने पर्यावरण की तुलना यातायात पुलिस से की थी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 68 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्री बंदरगाह नहीं है। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
ओखला जो है एक समुद्री बंदरगाह नहीं है, ओखला एक औद्योगिक क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य मदई, मंदोवी एवं महादाई नदियों से संबंधित नहीं है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल राज्य जो है वह मदई, मंदोवी एवं महादाई नदियों से संबंधित नहीं है। केरल में पेरियार नदी बहती है जिसे प्राचीन काल में चूर्णी के नाम से जाना जाता था और पेरियार नदी केरल की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रकार के मेघों में से कौन से आकाश में उच्चतम स्तर में दिखाई पड़ते हैं। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पक्षाफ कपासी जो है, पक्षाप कपासी यह आपका आकाश में उच्चतम स्तर में दिखाई पड़ते हैं, यानी कि 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 71 में कह रहा है कि विश्व में चावल का बृहत्तम निर्यातक है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड। विश्व में चावल का बृहत्तम निर्यातक देश थाईलैंड है और विश्व में चावल का बृहत्तम उत्पादक देश चीन है और विश्व का धान का कटोरा थाईलैंड को कहा जाता है और भारत में गोदावरी कृष्णा डेल्टा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग विकास उद्योग कहा जाता है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रसायन उद्योग। रसायन उद्योग सर्वाधिक जटिल उद्योग है जिसमें तत्वों के क्रिया प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हजारों यौगिकों का निर्माण होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 73 में कह रहा है कि एशियाई टुंड्रा के निवासी समूहों को कहते हैं। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेमायट। एशियाई टुंड्रा के निवासी समूहों को सेमायट कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 74 में कह रहा है कि नदियाँ जो विंध्याचल श्रेणियों के दक्षिण में बहती है तथा अरब सागर में गिरती है वे है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ विंध्याचल श्रेणियों के दक्षिण में बहती है तथा अरब सागर में गिरती है और खंबात की खाड़ी अरब सागर स्थित एक त्रिकोणीय आकृति का खाड़ी है, खंबात की खाड़ी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि डोल्डर्म निम्न अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। नेक्स्ट देख लेते हैं 76 में कह रहा है कि पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 930 लाख मील जो है आपको औसत दूरी हो जाएगा पृथ्वी से सूर्य की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पोचमपल्ली किस राज्य में स्थित है। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं 78 में कह रहा है कि भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन है। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रयान। नेक्स्ट देख लेते हैं 79 में कह रहा है कि ई अमृत पोर्टल संबंधित है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ई वाहन जागरूकता से। क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है कि COP26 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको ग्लासगो में किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको मैथ का क्वेश्चन है कि 2.5 दर्जन सेव का क्रय मूल्य 300 है, प्रत्येक सेव को ₹15 में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत कितना है। इसको आप बनाइएगा तो आपको 2.5 दर्जन सेव का जो क्रय मूल्य 30 रुपया है, यहाँ पे आपको एक सेव का मूल्य आपको हो जाएगा 10 रुपया। उसके बाद 1 रुपये में 15 सेव, यानी कि एक सेव का मूल्य 10 रुपया, यहाँ पे एक सेव का मूल्य 15 रुपया दे रहा है, तो यहाँ पे आपको लाभ परसेंट निकाल दीजिएगा। तो लाभ परसेंट होता है लाभ परसेंट बटा क्रय मूल्य गुने 100। इसी फॉर्मूला से बनाइएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50%। नेक्स्ट देख लेते हैं 82, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 115 डिग्री। 83 में दे रहा है कि यदि 2 साल के लिए 5% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 225 रुपये है तो मूलधन ज्ञात करना है। तो इसका आपको ट्रिक हो जाएगा अंतर बराबर मूलधन इंटू
r/100 के पावर 2। इस फॉर्मूला से आप बनाइएगा तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 83 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 90,000 रुपये हो जाएगा। यानी कि अंतर बराबर P इंटू r/100 के पावर 2 इस फॉर्मूला से बनाइएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 84 का राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको आरोही क्रम कह रहा है, यानी कि बढ़ते क्रम में आपको बताना है। तो 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते क्रम में यानी कि 1/5 का वैल्यू 0.20 हो जाएगा, 1/3 का 0.33 और 2/5 का 0.40 हो जाएगा। यानी कि बढ़ते क्रम में ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप अगर क्रॉस में भी बनाइएगा इस तरह, यानी कि 1/5, 1/3 और आपको 2/5 क्रॉस गुना करके बनाइएगा दोनों में, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 10 हो जाएगा। यानी कि 3, 5 और 10 हो जाएगा। यानी कि इस तरह भी क्रॉस करके भी बनाइएगा तो इसका ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 85 में कह रहा है कि एक बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री का है तो उसकी कितनी भुजाएं हैं। इसका फॉर्मूला आपको होता है कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या बराबर होता है 360 डिग्री बटा बाह्य कोण होता है, बाह्य कोण 360 डिग्री बटा बाह्य कोण। तो यहाँ पे आपको 360 डिग्री और बाह्य कोण जो है वह 40 दिया है। इसको आप अगर काटिएगा तो आपको 9 आ जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9। नेक्स्ट देख लेते हैं 86 में कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। तो आयत के विकर्ण का लंबाई का फॉर्मूला होता है यानी कि √अंडर लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर। इसी फॉर्मूला से आप बनाइएगा तो इसका विकर्ण निकल जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3√13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं 87 में दे रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 3192 तथा उनका लॉसव 56 है, उनका मौसा ज्ञात करना है। इसका फॉर्मूला होता है लॉसव गुने मौसव बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। इस फॉर्मूला से बनाइएगा तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 57। लॉसव गुने मौसव बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 57। 88 में कह रहा है कि जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो जीत आने की संभावना क्या है। जीत आने की संभावना, इसका फॉर्मूला होता है यानी कि जीत यानी कि हेड बराबर यानी कि हेड प्लस टेल। तो यानी कि इसका राइट आंसर 1/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में कह रहा है कि किस संख्या का 32% यानी कि 25.6 है। यानी कि x का 32/100 बराबर 25.6। इसको आप लोग तोड़िएगा तो राइट आंसर आपको आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 80। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 90 में कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास 385 रुपये, 5, 10 और 20 रुपये के नोटों की समान संख्या के रूप में है, तो नोटों की कुल संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको 5 रुपये का जो 5 रुपया जो है, उसके बाद 10 रुपया है, उसके बाद 20 रुपया है, जो कि समान संख्या में है। यानी कि इसको हम लोग एक मान सकते हैं, मानिएगा इसको। तो यानी कि आपको यानी कि तीनों को जोड़िएगा तब एक एक मानिएगा तब 20, 10, 30, 5, 35 हो जाएगा। उसके बाद यानी कि इसमें पूछ रहा है कि नोटों की कुल संख्या कितनी है, तो यह 3 गो है यानी कि 3 संख्या हो जाएगा, 3 संख्या हो जाएगा आपको। तो इसका यानी कि 35 जो आएगा, 35 के वैल्यू आपको हो जाएगा 385। और नोटों की संख्या पूछ रहा है तो यहाँ पे 1 के वैल्यू आपका हो जाएगा 11 और उसके बाद संख्या 3 पूछ रहा है तो 3 से गुना कर दीजिएगा तो यानी कि 33 निकल जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 33। 91 में कह रहा है कि मोनिका एक स्थान से पैदल जाने और वाहन से वापस उसी स्थान पर आने में 9 घंटे 15 मिनट का समय लेती है, तो उसे पैदल आने में 11 घंटे और 12 मिनट लगते हैं, तो उसे वाहन से आने जाने में कितना समय लगेगा। इसका राइट आंसर करना है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7 घंटे 18 मिनट। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में कह रहा है कि सभी अपरिमेय संख्याएं डैश संख्याएं होती है। 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह वास्तविक संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 93 में दे रहा है कि 2.56 के पावर में रिकरिंग है, सही व्यंजक क्या है? 12 दशमलव की पुनरावृत्ति को दर्शाता है। रिकरिंग का मतलब होता है 99, यानी कि इसको कीजिएगा तो 2.56/99 यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे घड़ी का क्वेश्चन दिया हुआ है। रोहन की घड़ी में प्रदर्शित समय के अनुसार अभी 6:30 बजे है और घड़ी की सुइयां दक्षिण दिशा की ओर इंगित कर रही है, तो ठीक 24 घंटे बाद मिनट की सुई दी गई दिशाओं में से किस दिशा को इंगित करेगी? 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण में, क्योंकि 24 घंटा के बाद समय 6:30 ही इंगित करेगा, क्योंकि दिशा भी दक्षिण की ओर ही इंगित करेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको दे रहा है कि एक विशिष्ट कुछ भाषा में इतना कह रहा है लिखा जाता है, तो उसी कुछ भाषा में इसको किस प्रकार लिखा जाएगा? तो यहाँ पे आपको देखना है कि ए जो है, ए और बी जो है, यह दोनों यहाँ पे पलट जा रहा है। उसके बाद जो है एक एक अंक बढ़ रहा है, यानी कि एच का 8 होता है, उसके बाद आई 9, फिर आई का 9 होता है, फिर जे का 10 होता है। तो इसमें एक एक बढ़ रहा है, उसके बाद अंतिम में भी दोनों अंक जो है वह पलट जाएगा। उसी तरह इसमें भी आपको करना है, ये शुरू वाला दोनों को पलट दीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा एक के, उसके बाद अंतिम वाला जो ए आर है, आर ए है, उसको पलट दीजिएगा। उसके बाद जो बाकी अंक है वह एक एक संख्या आगे बढ़ रहा है। इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 95 का। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोती। क्वेश्चन नंबर 97 में दे रहा है रीजनिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 40, क्योंकि यह 7 और 5 को जोड़ दीजिएगा, 3 7 को जोड़ करके, यानी कि दोनों को जोड़ करके और इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 7 3 10 और गुने 2 20, 7 5 12 गुने 2 24। उसी तरह 16 4 20 को जोड़ करके 2 से गुना कीजिएगा तो यह ऑप्शन नंबर डी 40 आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे जो दे रहा है इतना का वैल्यू 112, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो इसमें जो दिया हुआ है जी का उल्टा होता है टी, उसके बाद ए का उल्टा होता है, आपको ए का उल्टा जेड होता है। इसी तरह यानी कि सब के उल्टा जो है उसी के अंक को लेकर के जोड़ दिया है, यानी कि टी का 20, जेड का 26। उसी तरह आप यहाँ पे क्लॉक जो है, यानी कि सी का उल्टा डब्लू होता है 23, एल का उल्टा ओ होता है, यानी कि 15। इसी तरह उल्टा जो शब्द है उसको आप जोड़ करके इसको कीजिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 91। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 99 में कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणी में से ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 6 आया है परंतु उसके ठीक बाद 9 नहीं आया है? 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऐसे 3 गो हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 100 में आपको कैलेंडर का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुधवार। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे, यह बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था, जो कि अभी नया बुक आया हुआ है, उसी का प्रैक्टिस सेट था। दोस्तों तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप लोग वहाँ से जा करके प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।